चलिए शुरू करते हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का माइक्रो इकोनॉमिक्स का फुल रिवीजन करने जा रहे हैं। रिवीजन कम मैं बोलूंगा और ऐसे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जिसकी चांसेस सबसे ज्यादा है एग्जाम्स में, और कोशिश करेंगे वो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए जो आपका एग्जामिनेशन के वक्त में काम आने वाला। तो चलिए कोशिश करते हैं हर एक टॉपिक को कम समय में किस तरीके से कवर किया जा सकता है जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाए और एमसीक्यू को लेकर जो आपकी टेंशन बनी हुई रहती है उसको भी सॉल्व किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है डिमांड्स। पहले आप ये समझ लीजिए ये डिमांड क्या है। डिमांड जो होता है ना किसी कमोडिटी के लिए होता है। कमोडिटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट है और सर्विसेज इनविजिबल प्रोडक्ट है। हम गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी की डिमांड की बात कर रहे हैं। कैसे समझ में आएगा डिमांड की परिभाषा क्या होगी। किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड है डिपेंड करता है उसके प्राइस के ऊपर। क्लियर के लिए है किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके प्राइस के ऊपर एंड अदर फैक्टर्स के ऊपर। तो आप इस तरीके से समझिएगा किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए यानी किसी कमोडिटी के डिमांड को पूरा करने के लिए आपके अंदर दो चीजों का होना जरूरी है। एक विलिंगनेस का होना जरूरी है और दूसरा एबिलिटी का होना जरूरी है। एबिलिटी का मतलब होता है उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी डिमांड तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कंज्यूमर्स के अंदर विलिंगनेस नहीं होगा और एबिलिटी नहीं होगा। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सर्टेन प्लेस पे सर्टेन टाइम के अंदर सर्टेन प्लेस पे सर्टेन प्राइस में जब आप अपने डिमांड को पूरा करते हो तो वो डिमांड कहलाता है। यानी मेरा ये कहने का मतलब है किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए कंज्यूमर्स के अंदर विलिंगनेस एंड एबिलिटी का होना जरूरी है। अगर आपके अंदर विलिंगनेस एंड एबिलिटी है तो आप अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। लाइक एक बेगर को बिरयानी खाने का मन कर रहा है बट वो बिरयानी खाने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है, तो क्या वो डिमांड को पूरा कर सकता है? बिल्कुल पूरा नहीं कर सकता है। क्लियर के लिए है। तो एक डिमांड को पूरा करने के लिए कंज्यूमर के अंदर विलिंगनेस और एबिलिटी का होना जरूरी है जो सर्टेन टाइम के अंदर क्रिएट होता है, सर्टेन प्लेस पे क्रिएट होता है, सर्टेन प्राइस पे क्रिएट होती है। मार्केट की प्राइस तो डिफरेंट है, हर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? डिफरेंट है। तो जो प्राइस अवेलेबल रहेगा मार्केट में उस प्राइस में हम उस गुड्स को या उस सर्विसेज को कंज्यूम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसे हम डिमांड बोलेंगे। तो डिमांड क्या है? डिमांड रेफर टू दी क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल। यानी कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंज्यूमर के अंदर विलिंगनेस एंड एबिलिटी का होना जरूरी है। परचेज इन अ गिवन मार्केट एट वेरियस प्राइस, जो प्राइस दिया गया है गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसके अंदर उसको अपने डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। यानी किसी भी डिमांड्स को पूरा करने के लिए कंज्यूमर्स के अंदर डिजायर का होना जरूरी है। एक चाहत होता है, एक इच्छा होता है, पैसे तो है मेरे पास में बट मेरा मन नहीं है लेने का, मैं ये प्रोडक्ट यूज नहीं करता हूं, तो डिमांड नहीं होगा। मीन्स एंड रिसोर्सेज का मतलब होता है पैसे का होना जरूरी है, चाहे आप पे करो, चाहे आपकी फ्रेंड्स पे करे, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड पे करे, चाहे आपकी पापा पे करे, चाहे आपकी मम्मी पे करे। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं ये है आपका विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड, आपको स्पेंड करने के लिए विलिंगनेस का होना जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। एंड जो कमोडिटी है वो अवेलेबल होना चाहिए सर्टेन प्राइस में, सर्टेन प्लेस में और सर्टेन टाइम के अंदर। गांव हम जा रहे हैं, हमें पिज्जा खाने का मन है, मेरे घर से 20 किलोमीटर पिज्जे का दुकान है, तो मेरे पास में क्या है? टाइम भी है, मेरे पास में प्राइस भी है, बट मेरे पास में क्या नहीं है? प्लेस नहीं है, क्योंकि मुझे काफी दूर जाना पड़ेगा पिज्जा परचेज करने के लिए। तो क्या डिमांड पूरा होगा? नहीं। डिमांड पूरा करने के लिए प्लेस, प्राइस और टाइम तीनों का होना जरूरी है, तब जाके डिमांड पूरा हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। ये टॉपिक है फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड। किन किन क्या क्या फैक्टर्स है डिमांड को सुनिश्चित करने के लिए। फर्स्ट जो फैक्टर्स आता है ये है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें एक वर्ड यूज कर रहे हैं सेटिरस पेरिबस। सर ये सेटिरस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। हम सिर्फ दो ही चीज की बात कर रहे हैं,
हम एक बात कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड का और दूसरा प्राइस का। इसके अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, जितने भी अदर फैक्टर्स है ना, वो कंस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब किसी कमोडिटी की प्राइस की बात करेंगे तो अदर फैक्टर्स कंस्टेंट होगा, यानी सिर्फ उस कमोडिटी के बारे में बात करेंगे, उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे और उसकी प्राइस की बात करेंगे। यानी यहाँ पर बोलना ये चाह रहा है कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज करता है, और जब किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज करता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज करता है। यानी ये जो रिलेशनशिप है ये इनवर्ट रिलेशनशिप है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यानी प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, और प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर के लिए है? यानी ये समझिए ना, जब किसी सप्लायर के पास में आप जाते हो या होलसेलर के पास में जाते हो या रिटेलर के पास में जाते हो, हाई क्वांटिटी की ऑर्डर देते हो तो आपको लो प्राइस पे करना पड़ता है, यानी हर यूनिट की जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाती है, और लो क्वांटिटी की ऑर्डर देते हो तो आपको हाई प्राइस पे करना पड़ता है। तो इसको हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी में हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस की बात कर रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं। प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा और प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, यानी अपोजिट है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं यह प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब आप ये समझ लीजिए, अब लोग भैया प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी क्या है? यानी दो तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। पहला कंप्लीमेंट्री गुड्स है, दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कंप्लीमेंट्री गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसको एक साथ कंज्यूम किया जाता है। आपके पास में दो प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट को जब हम एक साइमल्टेनियसली यानी एक साथ कंज्यूम करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, ऐसे गुड्स को हम कंप्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। लाइक आपके जो भाई बहन है, ये कंप्लीमेंट्री गुड्स का एक एग्जांपल समझ लीजिए। और जैसे आपके दोस्त हैं और आप हैं, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए एक तरीके से। सर कैसे समझेंगे इसको? समझिएगा, आपके भाई को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप अपने स्कूल का टॉपर बनते हैं, या आप अपने कॉलेज के टॉपर बनते हैं, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट हो गया या स्टेट के टॉपर बनते हैं, लेकिन आपके दोस्त को प्रॉब्लम जरूर होगी। आपके दोस्त कभी भी नहीं चाहेंगे, मैं चाहता हूं, ऐसे भी बहुत सारे दोस्त होते हैं, चाहता है जो हमारा दोस्त है वो ग्रो करे, बट जो आपकी जो कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपकी कंपटीटर्स होंगे, वो हमेशा आपकी प्लेस लेने के लिए रेडी रहेगा। तो ये चाहेगा ये जब गिरेगा तो मैं उठाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जिसको एक साथ कंज्यूम किया जाता है, लेकिन इसका जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स है, यानी भाई जाएगा नॉर्थ में तो बहन जाएगी साउथ में। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल का हम ले लेते हैं। मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो कार की जो क्वांटिटी डिमांड है वो घट जाए, और पेट्रोल का प्राइस घट रहा है तो कार की जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज कर जाए। तो हुआ ना, यानी कि पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज होने से कार का डिमांड बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होने से कार का डिमांड घट गया। तो वन इनवर्स रिलेशनशिप, इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स, यानी जिस गुड्स को एक साथ कंज्यूम किया जाता है। चीनी के बिना चाय फीका है, तो चीनी का प्राइस बढ़ेगा तो चाय का डिमांड घटेगा, चीनी का प्राइस घटेगा तो चाय का डिमांड बढ़ेगा। इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। ये रिलेशनशिप इनवर्स होता है। क्या होता है? इनवर्स होता है। चलिए यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? एक ऐसा गुड्स जिसकी बेस्ट अल्टरनेटिव जो होता है ना, ऑप्शन अवेलेबल होता है। और टी एंड कॉफी, जिसकी बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है। टी का प्राइस अगर इंक्रीज करे, टी का प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो कॉफी का जो क्वांटिटी डिमांड है ना ये बढ़ जा रहा है। देखिए यहाँ पर कॉफी का प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन कॉफी का क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। इसे बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है, एक का प्राइस घटने से दूसरे का डिमांड घट रहा है। ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोई दिक्कत है? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? जिसकी बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है, यानी हमारे पास में वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं उधर जाएंगे। जिस तरीके से नॉर्मली रिलेशनशिप में होता है भाई, 1 बिलियंस में अगर लड़कियां होगी तो वह एक जाएगी तो दूसरा आएगी। कि लड़की नहीं है, यानी एक का जगह लेने के लिए दूसरा क्या है? रेडी है। सेम चीज यहाँ पर, इसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। लेकिन एक भाई और एक बहन को तो हम नहीं कर सकते ना, ये जाएगा तो दूसरा आएगा, कि भाई बहन तो क्या होगा? एक ही होगा जो आपका है। तो इसका मतलब कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जिसको एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? जिसकी ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स का जो ये है रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो रिलेशनशिप है वो आपका पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं
नेक्स्ट बात कर रहे हैं इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। किसी भी कंज्यूमर्स का जो डिमांड है ना, उसकी हाउस होल्ड इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जैसे लाइफ स्टाइल होगा, हम जिस सोसाइटी में रहते होंगे ना, उस तरीके से हमारी डिमांड क्रिएट होता होगा। अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो हमारी लग्जरियस प्रोडक्ट को लेकर जो डिमांड है वो ज्यादा है, और इंफीरियर गुड्स के लिए लेकर जो डिमांड है वो कम है। मान लो आपके पास में अभी पैसे नहीं है, लेकिन आपकी जो इनकम है ना वो इंक्रीज कर गया, तो आप जो बैड क्वालिटी ऑफ प्राइस है ना ये खाना बंद कर दोगे, और गुड क्वालिटी ऑफ प्राइस, एक्सपेंसिव वॉच, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव शर्ट, एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल अडेप्ट कर लो, 5 स्टार होटल में जाके खाना खाना स्टार्ट कर दोगे। मैंने क्या बोला, आपकी इनकम इंक्रीज कर रहा है, इसलिए जो लग्जरियस कमोडिटी है या स्पेसिफिक कमोडिटी है ना उसकी डिमांड बढ़ रहा है, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रहा है। तो इनकम ऑफ द हाउस होल्ड में क्या होता है, किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करने से उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, एक्सेप्ट इंफीरियर गुड्स। याद रहेगा ना, एक्सेप्ट इंफीरियर गुड्स, जिसपे ये लागू नहीं होता। तो इसको भी हम पॉजिटिव रिलेशनशिप में लेके आते हैं, क्योंकि आपका इनकम इंक्रीज हो गया तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो गया। आपका इनकम इंक्रीज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गया, इससे हम बोलते हैं इनकम ऑफ दी हाउस होल्ड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो टेस्ट है एंड कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। क्लियर कि नहीं है, यानी जो जो प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाए, जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में नहीं है, जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में नहीं है, ट्रेंडिंग से बाहर हो चुका है, उसका डिमांड कम हो जाए। सिंपल सी बात है। क्या टच पैड फोन, अब कीपैड फोन यूज करते हो? नहीं यूज करते हो, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में नहीं है। अब अभी क्या कौन से फोन यूज करते हो? टच पैड यूज करते हो, तो वो ट्रेंडिंग में, तो उसकी डिमांड क्या है, बढ़ रहा है, और कीपैड फोन की डिमांड कम हो रहा है। हम लोग आजकल जो वॉच, रिस्ट वॉच जो पहन रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल वॉच है, तो इसकी डिमांड बढ़ रहा है। नॉर्मल जो वॉच पहले पहनते थे बेल्ट वगैरह का, तो इसकी डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। सर बहुत सारा रीजन है, आप खुद सोचिए ना। आईफोन जो 12, 13, 11 है इसकी डिमांड अभी कम है, लेकिन आईफोन 14 प्रो का डिमांड क्या है, ज्यादा है। तो क्या कंपनियां उसकी प्राइस रिड्यूस कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। और जो ट्रेंडिंग में नहीं था, कमोडिटी का प्राइस क्या कर दिया, आईफोन कंपनी ने कम कर दिया। तो यही होता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। क्लियर कि नहीं है। तो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब चेंज होगा तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगा, चेंज। जो ट्रेंडिंग में है उसकी डिमांड बढ़ जाएगा, जो ट्रेंडिंग में नहीं है उसकी डिमांड कम हो जाएगा। इसमें एक और वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसको हम सोशल इन्फ्लुएंस बोलते हैं। हम अपने पड़ोसी को देखकर टीवी, फ्रिज, एसी या अदर जो इक्विपमेंट्स है या अदर गैजेट्स है या लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोड्यूसर को पहले से पता होता है ये दिखावे वाला प्रोडक्ट है, इसका मतलब है ये उसको देखकर उसको देखकर ये लेगा, तो इसमें डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपने प्रोडक्ट को अभी तक पूरी तरीके से यूज भी नहीं किया है, लेकिन उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया, और नए प्रोडक्ट को आपने ले लिया। और जो यंग जनरेशन है उसमें बाइक का बहुत ज्यादा मतलब क्रेज चला हुआ है, और एक्सपेंसिव फोन का क्रेज चला हुआ है। वो बाइक को पूरा साल यूज करता नहीं है, ये नया मॉडल आता है और उसको परचेज कर लेता है। क्यों? कि वो दूसरों को देख रहा है, वो केटीएम यूज कर रहा है, वो बुलेट यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है, तो हमारे पास में क्यों होना चाहिए। ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हम सामने वाले को देखकर एसी परचेज करते हैं, फ्रिज परचेज करते हैं, कूलर परचेज करते हैं, गाड़ी परचेज करते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में आ जाता है। यानी उसके पास में है तो हमारे पास में क्यों नहीं, इस कारण डिमांड बढ़ जाए। क्लियर कि नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट की हम बात करते हैं ये साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ये सर साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जिस कंट्री का, जिस रीजन का, जिस कंट्री का, जिस रीजन का, जिस एरिया का जितनी बड़ी पॉपुलेशन हो उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी। जहां पर बच्चे ज्यादा होंगे वहां पर आपका टॉय का डिमांड ज्यादा होगा, जहां पर बूढ़े लोग होंगे वहां पर स्टिक्स का डिमांड ज्यादा होगा, जहां पर वोमेन्स होंगे वहां पर अम्ब्रेला हो गया, गारमेंट्स का डिमांड ज्यादा होगा, जहां पर यंग जनरेशन यानी आप और हम जैसे लोग होंगे वहां पर बुक्स का डिमांड ज्यादा होगा। क्लियर के लिए है। लाइक जिस एरिया में जो नॉनवेज खाने वाले लोग ज्यादा होंगे वहां पर नॉनवेज का डिमांड ज्यादा होगा, जिस एरिया में वेज खाने वाले लोग ज्यादा होंगे वहां पर वेज की डिमांड ज्यादा होगा। आज इंडिया में हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, कि इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, कंज्यूमर की कमी नहीं है, इसलिए जो कमोडिटी है उसकी डिमांड इंडिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी बढ़ रहा है। क्लियर है आपको। तो ये समझ में आ गया साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जिस एरिया रीजन की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उसकी डिमांड भी उतना ज्यादा होगी।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अदर फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। अदर फैक्टर्स क्या है? देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर टैक्स इंक्रीज करेगा डिमांड कमेगा, गवर्नमेंट अगर टैक्स रिड्यूस करेगा जीएसटी का डिमांड बढ़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो, हर एक वर्ग को अगर इनकम मिल रहा हो, सब्सिडी मिल रहा हो, अदर फैसिलिटी मिल रहा हो, तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो डिमांड कम है, डबल हो डिमांड ज्यादा है। लड़के नहीं है आप, जैसे सिंपल सी बात है, मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा है अपने लिए उतना, लेकिन जैसे ही मेरी वाइफ आएगी मेरे को सोचना पड़ेगा, मेरे खर्च जो है वो बढ़ जाएंगे। तो मैरिटल स्टेटस में क्या होता है? सिंगल होने से डिमांड कम होता है और डबल होने से डिमांड ज्यादा होता है। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब तक आप सिंगल हो डिमांड कम है, जैसे गर्लफ्रेंड आएगी अभी खर्च क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। कई कई ऐसे भी टाइम आएंगे जो आपको क्या करना पड़ेगा? लोन लेकर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना पड़ेगा। तो डिमांड क्या हो चुका है? सर ये वेदर कंडीशंस क्या? वेदर के हिसाब से डिमांड बढ़। सर कैसे डिमांड बढ़? गर्मी के टाइम पे आइसक्रीम का डिमांड बढ़ जाता है, ठंडे के टाइम पे जैकेट का डिमांड बढ़ जाता है। तो वेदर के हिसाब से डिमांड चेंज हो रहा है। कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन फ्यूचर को लेकर है। कंज्यूमर को लगता है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो यानी कि फ्यूचर में डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, तो अभी डिमांड कम हो जाएगा। कंज्यूमर को लगता है अभी प्राइस कम होगा, फ्यूचर में प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो अभी डिमांड बढ़ जाएगा, फ्यूचर में डिमांड कम हो जाएगा। तो ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण डिमांड इफेक्ट होता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये है डिमांड फंक्शंस। हम किसकी बात कर रहे हैं? डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है dx। dx किसकी बात करता है? क्वांटिटी डिमांड की बात करता है। f है फंक्शन, px प्राइस ऑफ कमोडिटी, m इनकम ऑफ द कमोडिटी, ps प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, PC प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, T टेस्ट एंड प्रेफरेंस, A एडवर्टाइजमेंट। आपको बता देना चाहता हूं ये जो QD है ना ये डिपेंडेंट है। ये जो QD है ये डिपेंडेंट है। और डिमांड फंक्शन को हम किस टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं? मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये फंक्शन जो आप देख रहे हो ना इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ये क्या है? ये हमारा फैक्टर्स है। ये हमारा फैक्टर्स है। तो जो फैक्टर्स हमारा है ये इंडिपेंडेंट है। फैक्टर्स हमारा इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर ये चेंज होगा, अगर फैक्टर चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगा। सपोज मान लीजिए प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इनकम इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इनकम डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मतलब मैंने क्या बोला? इंडिपेंडेंट बोला और डिपेंडेंट बोला। यानी कि अगर फैक्टर चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं डिमांड फंक्शंस। यानी कि जो डिपेंडेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट है। यानी जो क्वांटिटी डिमांड है, यानी कंज्यूमर की जो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है, टेस्ट पे डिपेंड करता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स पे डिपेंड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे डिपेंड करता है, एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है, इन सब चीजों पे डिपेंड, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जिस कमोडिटी की एडवर्टाइजमेंट जितनी ज्यादा होगी उसकी डिमांड भी उतना ज्यादा होगा। ऐसे कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन, जिसको मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वांटिटी डिमांड हो गया डिपेंडेंट, और जो ये फैक्टर्स हो गया वो हो गया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जब चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो जाएगा। क्लियर कि नहीं है? dx क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट x, px प्राइस ऑफ प्रोडक्ट x, m मनी इनकम, जिसकी बात चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिमांड फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब डिमांड को हम दो तरीके से सुनिश्चित करते हैं। पहला है इंडिविजुअल डिमांड्स, दूसरा है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड्स का दो पैटर्न्स है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स है और इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स क्या है? जिसको मैथमेटिकल टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करें, यानी हम ये देखते हैं जो हर एक कंज्यूमर की डिमांड अलग अलग कमोडिटी के लिए कितना है, यानी किस पॉइंट्स पे कितना है, यानी एक कमोडिटी को वो किस किस प्राइस में खरीदता है। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ। आप मार्केट गए और आपने एक एप्पल जो है वो 4 रुपया में लिया। अब 2 एप्पल, अब एप्पल की प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले एक एप्पल जो था वो 4 रुपए में मिल रहा था, इसलिए आपने 4 रुपए में परचेस किया।
अब एप्पल की प्राइस क्या हो गया, 3 रुपया हो गया, तब 2 एप्पल ले लिए। अब एप्पल का प्राइस 2 रुपया हो गया, अब 3 एप्पल ले लिए। अब एप्पल का प्राइस 1 रुपया हो गया, आप 4 एप्पल ले लिए। यानी आप क्या देख रहे हो, यानी एक कंज्यूमर किस किस पॉइंट पे अपने डिमांड को पूरा करता है। यानी मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए अगर कंज्यूमर को जब ये लगने लगता है जो प्राइस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड हर स्टेप पे बढ़ने लगता है। यानी जब 4 रुपया था तो वो 1 एप्पल परचेज कर रहा था, तो प्राइस ज्यादा होने के कारण उसकी क्वांटिटी डिमांड कम थी। जब प्राइस 3 रुपया हुआ 2 एप्पल परचेज किया, जब प्राइस 2 रुपया हुआ 3 एप्पल परचेज किया, जब प्राइस 1 रुपया हुआ तो 4 एप्पल परचेज किया। जैसे जैसे जिस जिस पॉइंट पे प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रहे हैं। यानी एक इंडिविजुअल कस्टमर का जो डिमांड होता है ना, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। ओके, अगर मैं इसको शेड्यूल्स के हिसाब से अगर मैं ये करूं, डिमांड शेड्यूल्स के हिसाब से, तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में हम ये एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं कर्व के हिसाब से करूं तो ग्राफ में करते हैं। आप देख लीजिए, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। आप ये देख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड टू ये शेड्यूल, इट शो द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट वन कंज्यूमर विल बाय एट सिलेक्टेड प्राइस। एक कंज्यूमर जो है एक सिलेक्टेड प्राइस में क्या कर रहा है, कमोडिटी को परचेज कर रहा है। मार्केट डिमांड क्या है, सारे होल ऑफ ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर्स की जो क्वांटिटी की डिमांड है ना, उसको आप समेशन कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। फॉर एग्जांपल देखिए, मार्केट डिमांड शेड्यूल में समझ में आ जाए। यहाँ पर प्राइस जो है ना, ये 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया है। देखिए ये एक्स एक कंज्यूमर से है और एक वाई कंज्यूमर है और जेड कंज्यूमर है। एक्स कितना, जब 4 रुपया था तो 1 यूनिट परचेज किया, 3 रुपया 2, और 2 रुपया था 4, और 1 रुपया था तो 5 परचेज किया। यानी ये एक्स की जो डिमांड है इसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स बोलते हैं। ये वाई का इंडिविजुअल डिमांड है और ये जेड का इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन इन तीनों की जो क्वांटिटी को हम ऐड कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा मार्केट डिमांड, यानी होल ऑफ ऑल कंज्यूमर्स का जो डिमांड होगा। यानी जितने भी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो प्राइस 4 रुपया है, तो इनके द्वारा 8 कमोडिटी परचेज किया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड की बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड, और होल ऑफ ऑल कंज्यूमर की डिमांड की बात करेंगे तो ये बन जाएगा मार्केट डिमांड। चलिए ये क्लियर है। यानी एक कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड, होल ऑफ ऑल कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो मार्केट डिमांड हो जाता है। चलिए आपके पास में ये 2 डायग्राम्स हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड्स का और एक है मार्केट डिमांड्स का। क्लियर कि नहीं है? ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड के पीछे का रीजन क्या है, डिमांड के पीछे का रीजन क्या है। देखिए डिमांड कर्व, पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो एग्जाम्स में काफी हिट है। डिमांड का जो कर्व होता है ना, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिमांड का जो कर्व होता है ना, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। डिमांड का कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, और लेफ्ट टू राइट होता है। मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है, यानी कि लेफ्ट से कहां आता है, राइट की तरफ। डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू दी राइट, इसको हम निगेटिवली स्लोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निगेटिवली स्लोप बोलते हैं। सर ऐसा क्यों बोलते हैं, अरे इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करता है और प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेफ्ट टू दी राइट होता है और निगेटिवली स्लोप होता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे होंगे ना, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अलावा हम किसी दूसरे फैक्टर्स की बात नहीं करते। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अलावा मैं किसी दूसरे फैक्टर्स की बात नहीं करता हूं। जितने भी अदर फैक्टर्स होंगे ना वो कांस्टेंट होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अगर आपकी क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो आप सिर्फ ये बोलिएगा प्राइस की चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आता है उसे हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी जो अदर फैक्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो कंस्टेंट होंगे। चेंजेस सिर्फ किसके कारण आएगा, प्राइस के कारण। किसके ऊपर आएगा, क्वांटिटी डिमांड के ऊपर आएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड है। डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ आता है। स्ट्रेट इसका जो डिमांड कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो या फ्री हैंड कर्व बोल सकते हो। लड़के नहीं है, प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है। कुछ पॉइंट्स को दिमाग में बार बार रिपीट कर लेना है।
डिमांड कर्व जो होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू दी राइट होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जब क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी डिमांड चेंज किसके कारण होता है, प्राइस के कारण होता है, अदर थिंग्स इक्वल होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। चलिए ये तो हो गया। अब रीजनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, क्या रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का, पीछे के क्या रीजन है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो एग्जाम में जो पॉइंट्स आ सकते हैं ना, ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट बिकम रिलेटिवली चीपर देन अदर कमोडिटी, दिस इंड्यूस द कंज्यूमर टू सब्स्टिट्यूट एंड यूज इट चीपर कमोडिटी। सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपके पास में दो प्रोडक्ट है, एक पेप्सी का है और एक कोक का है, या ऐसा समझिए ना, एक कोक है और एक स्प्राइट है, एक कोक है और एक स्प्राइट है। अब कोक का जो प्राइस है वो 20 रुपीज है, और जो ये स्प्राइट है ना उसने अपने प्राइस को रिड्यूस कर दिया, उसने बोला हम स्प्राइट 15 रुपया में सेल करेंगे। अब मेरे को बताओ, दोनों का टेस्ट लगभग सेम हो और दोनों को कंजम्पशन करने से हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल भी लगभग सेम हो, तो हम क्या करेंगे। देखिए दो कमोडिटी है लगभग एक जैसा है, ए और बी है। बी का जो प्राइस की तुलना में ए ने अपनी प्राइस को क्या कर दिया है, कम कर दिया और सस्ता हो गया है, तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा ए की तरफ। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी जो कमोडिटी चीपर है, जो सस्ते दाम पे मिल रहा है उसकी डिमांड बढ़ जाएगा, और जो महंगा दाम पे मिल रहा है उसकी डिमांड कम हो जाएगा। ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? ओके, तो आपको ये समझ में आ गया ना, जो कमोडिटी सस्ते दाम पे मिल रही है उसकी डिमांड बढ़ेगा, और जो कमोडिटी एक्सपेंसिव हो है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट्स। सर ये इनकम इफेक्ट्स क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, द कंज्यूमर कैन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विद लेसर मनी, और ही कैन बाय मोर ऑफ द सेम कमोडिटी विद द सेम मनी। इसका मतलब क्या है? एक कमोडिटी का प्राइस था 100 रुपया, हमें ऐसा लगा जो हम मार्केट में जब जाएंगे तो ये कमोडिटी हमको 100 रुपया में मिलेगा, लेकिन जैसे मैं मार्केट में पहुंचता हूँ, मॉल में पहुंचता हूँ, मुझे पता चलता है इससे 50% डिस्काउंट चल रहा है। ये 100 रुपए की जो कमोडिटी है ना, इसकी प्राइस घट करके 50 रुपया हो गया है। मैं तो लेके गया था 100 रुपया, लेकिन इस कमोडिटी के लिए हमको सिर्फ 50 रुपया पे करना है। अब आप ही मेरे को बताओ, आपका 50 रुपया से सेविंग हुआ कि नहीं हुआ? अगर 50 रुपया से सेविंग हुआ ना, तो 50 रुपया से आपका रियल इनकम इंक्रीज हो गया, यानी उस 50 रुपया में आप अदर कमोडिटी परचेज कर सकते हैं। अदर कमोडिटी का मतलब होता है लाइक आप गारमेंट परचेज करने के लिए आए हो तो उसके साथ में जो और भी रिलेटेड कमोडिटी होगा ना, ये आपके द्वारा परचेज किया जाए। इसे हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट्स। यानी पॉकेट में लेके गया 100 रुपया, पे करना पड़ा 50 से सेविंग हो गया, तो उतना से रियल इनकम इंक्रीज हो गया, जिससे हम एडिशनल यूनिट परचेज कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट्स। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। सर ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या है? When the price of a commodity falls, more consumers start buying it because some of those who could not afford to buy it earlier may now afford to buy it. बहुत ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिसके पास में इतनी पैसा नहीं होता है जो कमोडिटी को परचेज कर सके। जब उसकी प्राइस काफी हाई होती है तो वो इंतजार करता है उस वक्त का जब इसकी प्राइस क्या होगा, कम होगा। जैसे ही उसको उस कमोडिटी का प्राइस कम होता है उसको परचेज करना स्टार्ट कर देता है। आप देखिएगा ना, आप आजकल इंडियन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, इंडियन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। तो आपको एक चीज नोटिस करिएगा, जब डिस्काउंटिंग ऑफर चलता है तो हर कंज्यूमर्स उसको परचेज आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। क्यों हो जाता है? जिस कंज्यूमर्स को लगता है इसकी प्राइस अभी काफी ज्यादा है, इसको मैं अभी परचेज नहीं कर पाऊंगा, वो इंतजार करता है उस वक्त का जब ये डिस्काउंट में लगेगा और उस वक्त जाकर हम परचेज कर पाएंगे। क्लियर कि नहीं है? यानी कि हम वेट करते हैं जब इसकी प्राइस रिड्यूस होगा तब जाके परचेज करेंगे। बहुत सारे लोग आईफोन का प्राइस को गिरने का वेट करते हैं, बोलते भाई जब दिवाली ऑफर आएगा ना तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब जाके फोन परचेज करेंगे। इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर। क्लियर कि नहीं है? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इस कारण से डिमांड चेंज होता है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर विल बाय मोर क्वांटिटी एट लोअर प्राइस बिकॉज दे वांट टू इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। जितनी मेरी प्राइस है उस प्राइस में हम चाहते हैं कि कम कीमत पे हमें क्या मिल जाए, गुड्स मिल जाए, तब तक जब तक वो प्राइस लेवल इक्वल ना हो जाए। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस इज द कॉजेस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सर ये समझ में नहीं है, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सिंपल सी वर्ड आप समझिएगा। मैं अपने पॉकेट में 100 रुपया लेके गया और मुझे 100 रुपया का ही कंजम्पशन करना है, तो हम 100 रुपया खर्च करेंगे। लेकिन 100 रुपया से ज्यादा, जैसे मैं 100 रुपया तक हमारी क्या हो गई, सेटिस्फेक्शन लेवल पूरी हो,
उसके बाद अगर हम कंजम्पशन करते हैं तो हमारी जो डिमांड है ना, वो हमारी जो ये है ना, जो यूटिलिटी है ना, वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जब आपकी प्राइस के बराबर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाता है, उसके बाद भी आपकी कंजम्पशन जारी रहता है, तो आपकी जो यूटिलिटी है ना, वो डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मेरे को बहुत जोर से प्यास लगा, मैंने एक गिलास पानी पिया तो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा 100% हो गया, क्लियर कि नहीं है। उससे दूसरा गिलास पानी पिया, मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल 50% हो गया। मैं तीसरा गिलास पानी पिया, मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो गया। मैं चौथा गिलास पानी पीऊंगा, मेरे को वोमिटिंग हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जैसे जैसे हम यूटिलिटी को पूरी करते हैं, हमारी जो ये है ना, यूटिलिटी पावर है ना, वो कम होते चला जाता है। एक टाइम पे वो नॉर्मल मील हो जाता है, उसके बाद भी अगर कंजम्पशन करेंगे तो वो हमारे लिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का काम कर देता है। बर्थडे पार्टी है, 3000 रुपए का बजट है, कंटिन्यूसली आप खर्च कर रहे हो 3000 रुपया। आपके दोस्त ने बोला भाई कुछ और फ्रेंड्स आ रहे हैं, आपकी बजट बढ़ के हो गया 5000 रुपया। आपकी मम्मी बोला 3000 रुपया से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा, तो आपकी जो प्राइस है यानी यूटिलिटी किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। उसके ऊपर भी आपने खर्च करना स्टार्ट कर दिया, अगले महीने की जो पॉकेट मनी है वहां से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हुआ कि नहीं हुआ, आपकी यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ऊपर टर्म पे नहीं हो जा रहा है। उसके बाद भी अगर कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते हो तो ये हमारे लिए डिमिनिशिंग का काम करेगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। और वैसे भी कंज्यूमर जो होता है ना, पुराना कंज्यूमर होता है ना, वो हमेशा बोलता है भैया मैं ना ये प्रोडक्ट यूज करते करते थक गया हूँ, अगर आपने इसका प्राइस बढ़ाया तो मैं खरीदना बंद कर दूंगा। इसका प्राइस जो है वही रहेगा। आपके आसपास में कई ऐसे शॉपकीपर्स होंगे जो चाय वगैरह बेचते होंगे, मिठाई वगैरह बेचते होंगे, आप उसके पुराने कस्टमर होंगे, तो डर के मारे आप लोग क्या नहीं करता होगा, प्राइस इंक्रीज नहीं करता होगा। क्यों, आप एक प्रोडक्ट को कंजम्पशन करते करते आदी हो चुके हो, तो आपको लगता है अगर इसे प्राइस बढ़ाया तो ऐसा खरीदना ही बंद कर दूंगा, तो उससे इसकी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या करता है, हमेशा प्राइस को कम रखता है ताकि कंज्यूमर क्या कर सके, परचेज। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। सर ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या है, देखिए किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड होता है ना, वो जो है इंक्रीज और डिक्रीज दो कारणों से होता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, ये सब थोड़ा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, प्राइस कंस्टेंट रहता है, यहाँ पर प्राइस कंस्टेंट रहता है, और अदर थिंग्स जो अदर फैक्टर्स जो है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्राइस कंस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन अदर फैक्टर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो डिमांड इंक्रीज कर रहा है, अगर हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो हमारा डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जस्ट मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं, ये हमारा डिमांड है कर्व है, जब ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो समझ लीजिए डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो जो प्राइस है ना, प्राइस कंस्टेंट है, चेंजेस किसमें आया है, अदर फैक्टर्स में आया। अदर फैक्टर क्या हो रहा है, अदर फैक्टर चेंज हो रहा है। तो अदर फैक्टर के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितना चेंजेस आ, क्लियर के लिए। अगर राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो डिमांड डिक्रीज हो रहा है। और प्राइस क्या रहेगा, इसमें कंस्टेंट रहेगा, चेंजेस किसमें आएगा, अदर फैक्टर में चेंजेस आएगा। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक। अब देखिए राइटवर्ड शिफ्ट होने से डिमांड कर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किन किन कारणों से इंक्रीज होगा, जब किसी कमोडिटी का, किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लाइक टी का प्राइस बढ़ने से कॉफी का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फॉल इन द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, अब पेट्रोल का प्राइस गिरने से कार का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज इन इनकम लेवल्स, आपकी इनकम बढ़ने से जो स्पेसिफिक गुड्स है उसकी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ दिस कमोडिटी, जिस कमोडिटी को आप लेना चाहते हो तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगा, कि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है तो इसलिए उसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू कंज्यूमर हु फेवर ऑफ दिस कमोडिटी, जिस कमोडिटी की परचेजिंग ज्यादा हो रही है, जिस कमोडिटी को लेकर लोग क्या है, एक्साइटेड है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगा, यानी अपनी इनकम की हिस्सा लोग कहां पर खर्च करना है, तो उस जगह पे खर्च करना चाहते हैं क्योंकि उसकी डिमांड काफी ज्यादा है।
तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सब कारणों से डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखिएगा, मैंने फिर बोला प्राइस क्या है, प्राइस कंस्टेंट है, बाकी जो अदर फैक्टर्स है ये सिर्फ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बाकी अदर फैक्टर्स क्या हो रहा है, चेंज। क्लियर के लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, डिमांड कर्व जो होता है ना वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कैसे, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर मैं आपको ये बोलूं चाय का प्राइस फिर से कम हो गया तो जो कॉफी का जो कस्टमर्स होगा ना उसका कस्टमर किधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके जो कॉफी का जो कस्टमर था फिर से चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चाय का प्राइस कम होने से कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा। क्लियर है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से कार का डिमांड कम हो जाएगा। डिक्रीज इन इनकम लेवल, आपकी इनकम लेवल कम होने से, आपकी इनकम डिक्रीज होने से आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चेंज इन टेस्ट अगेंस्ट दिस कमोडिटी, जिस कमोडिटी के फेवर में आप परचेज कर रहे थे अब उसकी डिमांड कम हो गया है, इसलिए जो उसकी जो कंज्यूमर कम हो गया, डिमांड कम हो गया है, तो समझ लीजिए डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अवे फ्रॉम ग्रुप्स एंड कंज्यूमर हु फेवर ऑफ दिस कमोडिटी, जो कंज्यूमर था, कंज्यूमर का जो ग्रुप था जिस कमोडिटी को फेवर कर रहा था, अगर उसको फेवर करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइक आप सबके प्यार से मैं चल रहा हूँ, तो आप सब जब तक मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे ना तब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो मैं क्या कर जाऊंगा, फॉल कर जाऊंगा। क्लियर कि नहीं है। तो ये है डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। चलिए ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चल रहे हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। सर ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड के जो रूल्स है ये अप्लाई नहीं करता है, इसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन टू दी डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन टू दी डिमांड। चलिए देख लेते हैं। लाइक यहां पर बोल रहा है कंस्पिकुअस गुड्स और प्रेस्टिजियस गुड्स, सम कंज्यूमर्स मेजर द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। कुछ ऐसे कमोडिटी हो तो कंज्यूमर्स होते हैं ना जो प्राइस के हिसाब से उसकी यूटिलिटी का मतलब ये करते हैं, कल्पना करते हैं। सर कैसे, बहुत ऐसे कंज्यूमर्स होंगे ना जिनको ये पता होगा भाई इसकी प्राइस ज्यादा है, यानी इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, ये प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। पैसे वाले लोग, अरे पैसे वाले लोग प्रेस्टिजियस गुड्स, डायमंड्स, पैसे वाले को क्या लगता है डायमंड यूज करेंगे, इसकी यूटिलिटी क्या है, ज्यादा है। एक्सपेंसिव वॉच, स्टेटस को हमारा बढ़ा देता है। ओके तो इस पे क्या होता है, डिमांड का रूल अप्लाई नहीं करेगा। जो प्रेस्टिजियस गुड्स है, कंस्पिकुअस गुड्स है, जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसा लगता है जो आप ये समझो ना एडिडास हो गया, उसके बाद कई ऐसे शू कंपनी नाइकी हो गया, या आप बोल सकते हो जारा हो गया, और ऐसे से लेदर प्रोडक्ट हो गए, जिसको मतलब उनको लगता है ना अगर इसकी प्राइस ज्यादा है ना तो इसकी यूटिलिटी भी बेहतर होता भी है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं होता, बिल्कुल होता। जितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आप परचेज करते हो ना तो उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है और वो टिकाऊ भी बहुत लंबे समय तक आपके लिए होती है। इसलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को आप देखते होंगे ना वो हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को परचेज करता है। क्यों परचेज करता है, तो उसको लगता है इसकी प्राइस ज्यादा है, इसलिए इसकी जो यूटिलिटी है ना वो ज्यादा है। हमने क्या सिखाया है डिमांड में, प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, प्राइस ज्यादा होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड का रूल अप्लाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स। ये गिवन गुड्स क्या है, जब किसी कमोडिटी का प्राइस हो सकता है कुछ ऐसे कमोडिटी हो जिसकी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, और प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। क्लियर है ना, ये गिवन गुड्स है। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं इन्फीरियर गुड्स का। ये इन्फीरियर गुड्स क्या है, जब आपकी इनकम इंक्रीज करता है ना तो बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, या जो प्रोडक्ट आपको इजीली अवेलेबल हो जाता होगा कम कीमत पे, आप उसको परचेज करना बंद कर देते हो। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इंफीरियर गुड्स क्या है ना, बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करेगा ना इसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम। अरे आपकी इनकम इंक्रीज होने से तो कंजम्पशन इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है इंफीरियर गुड्स के लिए। आपका इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो कम हो जाता है। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड पर रूल अप्लाई कर रहा है, मैं तो बोलूंगा नहीं कर रहा है। इसलिए बोल रहा है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स। चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं बेसिक नेसेसिटीज।
ये भी एक्सेप्शन में है। एट द प्राइस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ गोज अप, कंज्यूमर कट डाउन हिज एक्सपेंसेस ऑफ अदर कमोडिटी एंड डिमांड मोर ऑफ द कमोडिटी व्हिच प्राइस हैव इंक्रीज। सिंपल सी बात है, कुकिंग गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, मेडिसिन हो गया। आपको एसी लेना है लेकिन आपकी मम्मी बीमार है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मेडिसिन लेने के लिए जाओगे। तो दूसरे एक्सपेंसेस को हम कट करेंगे और जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको पूरा करेंगे। कुकिंग गैस का प्राइस बढ़ गया है, दूसरे खर्चे को हम कट करेंगे और वो पैसे कहां पर लगाएंगे? कुकिंग गैस के ऊपर लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या आ गया? बेसिक नेसेसिटी। क्या अप्लाई किया? नहीं ना, क्योंकि प्राइस तो बढ़ गया रसोई गैस का, तो प्राइस बढ़ने से भी हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हम दूसरे खर्चे को कट करके क्या कर रहे हैं? इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, इसलिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ने के बाद भी हम पेट्रोल परचेज कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड का रूल सप्लाई नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे लिए है जो पॉइंट्स है, यह है कंस्पिक्यूअस नेसेसिटी। डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो चीज आप इन्फ्लुएंस होकर लेते हो, सोशल इन्फ्लुएंस होकर लेते हो, उसमें होता क्या है? उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है, जब हम देखते ही नहीं है कि प्राइस क्या है, भाई उसके पास में मेरे पास में भी होना चाहिए। हमने इन्फ्लुएंस हुआ और हम क्या करेंगे? लेंगे कि नहीं है? इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड का रूल अप्लाई नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड का रूल अप्लाई नहीं करेगा बच्चों। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड प्राइस चेंजेस। When price show an increasing trend, consumer tend to buy larger quantity of those goods expecting the price in the future will be still higher. In case of widespread drought, people expect shortage of stocks. सूखा आने वाला है और साइक्लोन आने वाला है, भूकंप आने वाला है, ऐसा लग रहा है अनुमानित ऐसा। तो हमें लगता है जब फूड की शॉर्टेज हो जाएगा बाद में, जिस कारण उसकी प्राइस काफी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम अभी से उसको परचेज करना स्टार्ट, तो उसकी डिमांड अभी क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर में इसका इंपैक्ट बहुत खराब पड़ेगा। तो ये क्या है? हमारा जो एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट बता रहा हूं, ये है इरेशनल कंज्यूमर। आजकल के जो 17 साल के जो युवा हैं, 18 साल के, जो 19 साल के, 20 साल के जो युवा है ना, ये सब जो हमारे छोटे भाई बहन है ना, इनके अंदर एक प्रॉब्लम ये है ना, ये इरेशनल कंज्यूमर जैसा बिहेव करते हैं। यानी ये कैलकुलेशन करते ही नहीं है। पैसे तो अपने होते नहीं है, पापा के पैसे ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, उस पैसे को ना खर्च बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, हमें अगर कोई बोलेगा भाई तुम ये फोन परचेज कर, तुम ये परचेज कर, हमें सोचना पड़ेगा, बट उनको सोचना नहीं पड़ता है। अरे यार क्या लाइफ है भाई, दूसरा को तो दिखना चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है इरेशनल कंज्यूमर, यानी एक ऐसा कंज्यूमर जो बिना किसी कूल कैलकुलेशन के क्या कर रहा है? अपने डिमांड को पूरा कर रहा है। यानी वो ये भी नहीं समझ रहा है, जो जिस लड़की को हम टेडी बियर दे रहे हैं, वो लड़की कहीं मेरा काट के ना चला जाए, मेरा खर्चा कर दिया। लेकिन वो टेडी बियर की कीमत 2 से 3 हजार रुपया, अगर 3 हजार रुपया का स्टॉक्स खरीद लेता तो उसके लिए काफी काम आता। लेकिन है 2-3 हजार रुपया का वो फूड कंजप्शन कर लेता तो वो उसके लिए काम होता। मैंने बिना किसी कुल कैलकुलेशन का आप परचेजिंग कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। इरेशनल कंज्यूमर, आपकी बिहेवियर ही गलत है, तो डिमांड का रूल अप्लाई नहीं करेगा। क्यों? प्राइस कितने भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, प्राइस कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के नहीं है? तो बिना किसी कुल कैलकुलेशंस का अगर कोई भी कंज्यूमर इंपल्सिव परचेज करता है, तो जो यूजफुलनेस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, यह है इग्नोरेंस इफेक्ट्स। सर ये इग्नोरेंस इफेक्ट्स क्या है? A household may demand larger quantity of a commodity even at a higher price because it may be ignorant of the ruling price of the commodity. यानी कहने का मतलब ये है, कई बार हमें लगता है जो हाउसहोल्ड डिमांड ज्यादा, हाउसहोल्ड जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है, लेकिन हमें फर्नीचर या अदर कोई चीज लेना है जो जिसको हम थोड़ा कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक्सटेंड कर देंगे, और जो चीज जरूरी है, जो सबसे ज्यादा अर्जेंसी है, उसको हम परचेज करेंगे। ये इग्नोरेंस, इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक की भी हम बात कर लेते हैं, ये तो हमें समझ में आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। सर ये इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। जिस वेरिएबल पे डिमांड डिपेंड्स करता है, उसकी चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आता है, उससे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
यानी जो फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स है, यानी उसकी जो वेरिएबल्स है उसमें चेंज होने से उसका रिस्पॉन्स जो क्वांटिटी डिमांड के ऊपर पड़ेगा ना, इससे हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने फैक्टर हैं जिसमें चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगा? पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम ईपी के जरिए। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसको हम इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं यूआई के जरिए। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जिसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं इसी के जरिए। यानी कि प्राइस में चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आएगा उसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आएगा उसे हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोडक्ट एक्स की प्राइस में चेंज होने से प्रोडक्ट जो वाई की क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आएगा, इसे हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इन तीनों का चेंज होने से जो रिस्पॉन्स हमारा पड़ रहा है किसके ऊपर? डिमांड्स के ऊपर, इससे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी में चेंज होने से जो रिस्पॉन्स पड़ता है क्वांटिटी डिमांड के ऊपर, यानी उसमें जो चेंजेस आता है उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए क्लियर करते हैं नेक्स्ट। अब पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने पहले बता चुका हूं ये क्या है। ये बोलना चाह रहा है प्राइस में चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आता है इसे हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस में चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आएगा इसे हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर के नहीं है? ओके, कैसे हम डिनोट करते हैं इसको? इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। क्लियर के लिए है? अब इसको हम एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स के जरिए समझते हैं। देखिए आपके पास में पहले 500 यूनिट्स था, 500 यूनिट्स था जिसकी पर यूनिट की प्राइस 10 रुपया था, तो ओरिजिनल प्राइस 10 रुपया था और ओरिजिनल क्वांटिटी 500 था। अब जो एक यूनिट है ना उसकी प्राइस 15 रुपया हो गया है, तो आपकी जो क्वांटिटी कमोडिटी है वो क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है, क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका देखिए आप यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड। चेंजेस कितना आया है? 150 से चेंजेस आया, और प्राइस में कितना चेंजेस आया है? -5 से आया। क्लियर की नहीं है? यानी कि हम क्या बोलना चाहते हैं आपको, मेरा कहने का मतलब ये है प्राइस में जितना चेंजेस आया उस कारण जो क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आया इसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो निकल के आएगा, तो आपका यहाँ पर कैलकुलेशंस कर दी गई है 30% डिवाइड बाय 50%, तो आपका 0.6 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो माइनस में भी आ सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव्स को हम इग्नोर कर देते हैं, यानी जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा तो नेगेटिव शुड बी इग्नोर। याद रखिएगा जब कैलकुलेशंस कर रहे होंगे ना, जब आप इस फॉर्मूला पे इसको पुट कर रहे होंगे तो आप नेगेटिव को क्या कर देंगे? आप इग्नोर कर देंगे, यानी आप नेगेटिव्स को नहीं लेंगे। क्लियर कि नहीं है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर है। प्राइस की चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड पे रिस्पॉन्स आता है उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर ये पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये आप देखिए डिफरेंट पॉइंट्स है, ये डिफरेंट पॉइंट्स है, यानी कि ग्राफिकल मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग पॉइंट्स पे हम ये देखते हैं जो कितना प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है। देखिए ये जो पॉइंट्स आप ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये जो पार्ट्स है ना, इसको बोलते हैं अपर सेगमेंट्स, इसको बोलते हैं अपर सेगमेंट्स। मैंने लिखा भी है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपर सेगमेंट मैंने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अपर सेगमेंट्स। क्लियर है? अब देखिए ये समझ में आपको आ गया। और ये जो पार्ट्स है ना E = 1 के नीचे, इसको बोलते हैं लोअर सेगमेंट्स। सर ये अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का मतलब ये डिफरेंट पॉइंट्स है जहां पर क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है। E = 1 का मतलब होता है जितना से प्राइस चेंज होगा उतना से क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी 50% से अगर प्राइस चेंज होगा तो 50% से क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो जाएगा। लेकिन सर मैं इसकी बात अभी नहीं करूंगा, मैं सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहता हूं। अपर सेगमेंट ये नोटिफाई करता है, अपर सेगमेंट ये बताता है प्राइस की चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ रहा है। ये अपर सेगमेंट यानी कि E = ∞ और E > 1 इक्वल टू 1 के बाद जो ऊपर में जितने भी है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ >1, EP > 1 और EP = ∞, ये बताता है जो प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड
काफी ज्यादा चेंजेस आएगा, यानी कि ये मोर इलास्टिक हो जाएगा। क्लियर के नहीं है। और जो आपका लोअर सेगमेंट है ये डिनोट करता है प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में उतनी चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि इन इलास्टिक्स या लेस इलास्टिक। ऊपर वाला बोल रहा है इलास्टिक्स एंड मोर इलास्टिक, नीचे वाला बोल रहा है इन इलास्टिक्स और लेस इलास्टिक। लोअर सेगमेंट का मतलब यह है प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और अपर सेगमेंट बोलता है प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर कि नहीं है, इसलिए हम इसको पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जरिए शो करते हैं। क्लियर कि नहीं है। E इक्वल टू 1, E लेस देन 1, E इक्वल टू 0, ये दोनों जो है ये लेस इलास्टिक्स है, और E इक्वल टू इन्फिनिटी और E ग्रेटर देन 1 जो है ये मोर इलास्टिक्स है। जो अपर सेगमेंट, इसकी फॉर्मूला क्या बन के निकलता है, ये जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी फॉर्मूला बन के निकलता है लोअर सेगमेंट्स डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। क्लियर कि नहीं है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझेंगे। ये बोल रहा है एवरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइस एग्जिबिट अ सिंस पॉइंट इलास्टिसिटी डिफर द वेरियस पॉइंट ऑफ डिमांड का। दो पॉइंट्स या दो प्राइस के बीच में, दो पॉइंट्स या दो प्राइस के बीच में जो चेंजेस आता है उसको हम आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। मैं आपको इसको सिंपल डायग्राम तो ड्रॉ है ही, मैं समझा देता हूं। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, ये आर्क है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में जो चेंजेस आएगा, इन दोनों दो पॉइंट्स के बीच में जो चेंजेस आता है ना, उससे हम बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। दो पॉइंट्स के बीच में जो चेंजेस आता है उसे हम बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। याद रखना, दो पॉइंट्स के बीच में चेंजेस आएगा उसे हम बोलेंगे आर्क इलास्टिसिटी। अब देखिए कैसे लिखेंगे, EP इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1 प्लस Q2 इंटू P1 बाई प्लस P2 डिवाइड बाई P1 माइनस P2। यानी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो प्राइस की पॉइंट है P1 एंड P2, दो पॉइंट्स के बीच के हम सिचुएशन क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। दो क्वांटिटी के बीच के सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो आर्क इलास्टिसिटी भी क्लियर है, सिंपल साधारण से वर्ड में याद रखिएगा। दो पॉइंट्स के बीच में जो चेंजेस आता है, आर्क खिंचावता रेखा, इसे हम बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका टोटल आउटले मेथड। द टोटल आउटले, आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी कैलकुलेटेड बाय एनालाइजिंग द चेंजेस इन टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज होने से जो एक्सपेंसेस में चेंजेस आता है उसे हम बोलते हैं आउटले मेथड। सिंपल सी बात है, जब प्राइस 50 रुपया था तो आप 1000 यूनिट्स खरीद रहे थे, तो इसके लिए कितना खर्च करना पड़ा, 50,000 रुपया। लेकिन 50 जब प्राइस 40 रुपया हुआ तो आपने अपने क्वांटिटी डिमांड को क्या कर दिया, आपने बढ़ा दिया, तब कितना खर्चा हो रहा है, 60,000। सर टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, क्वांटिटी को प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाता है। सर आप एक चीज यहाँ पर गेस कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा आप, जब प्राइस घट रहा है ना तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहा है, यही होता है टोटल एक्सपेंडिचर में। जब किसी कमोडिटी की प्राइस अगर कम होता है ना तो हम ना पहले से ज्यादा खर्च करते हैं, कि हमें ये लगता है प्राइस रिड्यूस हो गया है इसलिए हम क्या करेंगे, ज्यादा परचेज करेंगे। क्लियर कि नहीं है। तो यही यहाँ पर हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस हो रहा है हमारी जो क्वांटिटी की जो डिमांडेड है वो बढ़ते चला जा रहा है। क्लियर कि नहीं है। इसे बोलते हैं टोटल आउटले मेथड। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप, अब यहां पर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको इंटरप्रिटेशन कुछ किया है। ये परफेक्टली इन इलास्टिक से, जिसको हम जीरो इलास्टिसिटी बोलते हैं, जीरो इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसकी लाइन वर्टिकल लाइन है, क्लियर कि नहीं है। इन इलास्टिक्स यानी लेस इलास्टिक, ये स्टीपर है डिमांड कर्व। यूनिट इलास्टिक्स यानी इक्वल टू 1 है। और ये जो हमारा यूनिट इलास्टिक का एक और होता है, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल के भी ये होता है, यानी 50% से अगर प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांड 50% से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मोर इलास्टिक्स में फ्लैटर डिमांड कर्व है। परफेक्टली इलास्टिक इनफाइनाइट इलास्टिक्स है, क्लियर कि नहीं है, ये दे दिया गया है। सर ये परफेक्टली इनइलास्टिक्स क्या है, यहाँ यानी कि मेरा ये कहने का मतलब है जो बहुत ऐसे कमोडिटी है, बहुत ऐसे कमोडिटी है जहां पर जितना चेंजेस आने वाला नहीं है, उतनी चेंजेस नहीं आएगा। यानी मेरा आप बात ये समझ के चलिए, जो हम प्राइस की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ब्रांडेड गुड्स वगैरह जब होता है, हल्का सा प्राइस में चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड पूरा क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा। इन इलास्टिक्स मतलब लेस इलास्टिक्स। सर ये लेस इलास्टिक्स क्या होता है? लेस इलास्टिक आप ये समझिए ना, जो लोग अल्कोहलिक हैं, जो अल्कोहलिक है, तो अगर जो अल्कोहल का प्राइस अगर कम भी होगा या अल्कोहल का प्राइस अगर बढ़ेगा भी तो उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चेन स्मोकर को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर सिगरेट का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यूनिट इलास्टिक्स क्या है? नॉर्मल प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करता है, यानी 50% से अगर प्राइस चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगा, 50% से चेंज हो जाएगा। मोर इलास्टिक्स क्या है? जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं, जिसकी आप ये समझो ना यार, जिसकी नेसेसिटीज काफी ज्यादा है। लाइक मैं बोल रहा था मिल्क में, मिल्क की उपयोगिता काफी ज्यादा है। हम चीज बनाते हैं, उससे बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, बच्चों को फीड करते हैं, चाय बनाते हैं, कई ये मिठाई बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ही प्रोडक्ट का जो ये है ना यूजनेस है ना, वो काफी ज्यादा है। तो उसमें हल्का भी चेंजेस आएगा, उससे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगा। जहां पर कंपिटिटिव गुड्स होता है, कंपिटिटिव जहां पर काफी ज्यादा है, वहां पर अगर एक कंपिटिटर ने अगर प्राइस में थोड़ा भी छिड़काने किया ना, दूसरे का डिमांड क्या हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। यानी ऐसे जगह पे जहां पर चांसेस बहुत ज्यादा है प्राइस की चेंज होने से, प्राइस जितना चेंजेस होगा उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगा। और इनफाइनाइट इलास्टिक की तो बात ही मत करिए, हल्का चेंजेस होगा प्राइस क्वांटिटी डिमांड में, काफी प्राइस में हल्का चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड काफी ज्यादा चेंजेस हो जाएगा। क्लियर कि नहीं है? समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस आता है, इसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्लियर कि नहीं है? अगर हम इनकम की जब बात कर रहे होंगे ना, तो क्रॉस और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा, कंस्टेंट रहेगा। जब प्राइस इलास्टिसिटी आपको डिमांड की बात कर रहे होंगे ना, तो क्रॉस और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा, कंस्टेंट रहेगा, उस फैक्टर पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। यानी कि कंज्यूमर्स की इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस आता है, उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चलिए लास्ट हमारा बच गया है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है आप ये समझ लीजिए। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है किसी भी दो कमोडिटी को ले लीजिए जो या तो कंप्लीमेंट्री गुड्स से रिलेटेड होगा या सब्स्टिट्यूट गुड्स से रिलेटेड होगा। दो कमोडिटी को लीजिए, कंप्लीमेंट्री गुड्स से रिलेटेड होगा या सब्स्टिट्यूट गुड्स से रिलेटेड होगा। कंप्लीमेंट्री गुड्स में ले लेते हैं टी एंड कॉफी। तो टी का प्राइस में चेंज होने से कॉफी का डिमांड में जो चेंजेस आता है, इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। या तो कार पेट्रोल का प्राइस में चेंज होने से कार का डिमांड में चेंजेस आएगा, इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। यानी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर लेंगे या तो हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर लेंगे। ये दोनों का दोनों एग्जांपल किसके लिए फिट बैठता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए फिट बैठता है। तो चलिए डिमांड के चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो गया।